गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी IQ में। आज हमारी टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें हम पढ़ेंगे जल के बारे में। जल कहते ही आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार छपा होगा कि कहीं पे गड्ढे में भरा हुआ जल, नदियों में बहता हुआ जल, महासागरों में जो उपस्थित जल है, झरना, तालाब, झील इत्यादि से संबंधित जो भी जल है आपके दिमाग में छप गया होगा कि जल कहते ही। यह जल कभी कभी आपने देखा होगा कि जब वर्षा हुई तो कुछ समय बाद देखे होंगे कि जो जल है जल गायब हो गया, मतलब कि धीरे धीरे कम होता चला गया। यह कैसे हो गया? तो साधारण भाषा में हम बोलें कि जल जब सूर्य की जब किरणें आती हैं पृथ्वी पर, तो जो जल होता है वो गर्म होता है। गर्म होने के कारण क्या होता है? वाष्प में भी परिवर्तित होगा। वाष्प में भी परिवर्तित होने के कारण यह धीरे धीरे जो वाष्प क्या होती है, हल्की होती है। हल्की होने के कारण ऊपर उठेगी। जब यह ऊपर उठती है तो संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। ठीक है, बादलों का निर्माण करती है तो वहाँ पे मतलब वायुमंडल में चली जाती है। अब मान लीजिए आप यह सोचते होंगे कि ये जो वर्षा होती है वहाँ पे जल कैसे, क्या वहाँ पे नदियाँ बह रही हैं? ये जल कैसे नीचे आता है? वहाँ इतना ढेर सारा, कभी कभी देखे होंगे कि इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती हैं, बादल फट जाते हैं। ये पानी इकट्ठा कहाँ से हुआ है वहाँ पे? क्या नदियाँ वहाँ पे बह रही हैं? क्या समुद्र वहाँ पे है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो हमारे स्थल पर, धरती पे जो नदी, तालाब, पोखरा और जो महासागर हैं, इन्हीं का जो जल होता है वाष्पित होता है। वाष्पन के कारण जब ऊपर उठता है तो संघनित होता है। संघनित होने के कारण यह बादलों का निर्माण करता है। जब बादल का निर्माण करेगा, एक समय ऐसी स्थिति आती है कि ये बादल में जो नमी होती है इसमें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल नहीं होने के कारण क्या करते हैं? वर्षा के रूप में जल को नीचे गिरा देते हैं। यही जो जल होता है फिर से नीचे आता है, तो यह हम कहते हैं यहाँ पे वर्षा हुई। अब मान लेते हैं कि यह प्रक्रिया हमेशा हमारी पृथ्वी पे चलती रहती है, और इस प्रकार ये जो प्रक्रिया चलती है इसको हम बोलते हैं जल चक्र। यह कैसे होता है? यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं महासागर है। यहाँ का जब तापमान अधिक हुआ, सूरज का तापमान अधिक हुआ, तो क्या होगा कि ये जो पानी है गर्म होगा, हीट होगा। हीट होने के कारण यह ऊपर उठेगा वाष्पीकरण के रूप में। इसका वाष्पीकरण होगा, ऊपर उठेगा जल वाष्प बनकर। ऊपर उठने के बाद यहाँ पे संघनन होगा। संघनन होने के कारण यहाँ पे बादल निर्माण होगा। जब बादल निर्माण होगा तो एक समय ऐसी आएगी कि यहाँ पे जो है कि जब यह कंट्रोल नहीं कर पाएगा बादल, तो यहाँ पे वर्षा के रूप में छोटी छोटी बूंदों के रूप में यहाँ पे नीचे पानी आ जाता है। और जब यह जल है यह पहाड़ों से होकर गुजरता है। जब पहाड़ों पे गिरता है, यह वर्षा तो हर जगह ही होती है, लेकिन मान लेते हैं अगर जो पहाड़ों पे वर्षा हो रही है तो यह पहाड़ों से होकर नदियाँ जब बहती हैं, नदियों के सहारे फिर यही जल आता है, और यह जो जल है महासागरों में फिर से मिल जाता है। फिर से ये जो जल है फिर से गर्म होगा, फिर से वाष्प बनेगा, संघनन होगी, वर्षा होगी। यह प्रक्रिया हमेशा बार बार चलती रहती है। इसी को कहते हैं हम जल चक्र। यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और जो जल है हमारी पृथ्वी पे, जो महासागर है, आप जानते होंगे कि हमारे स्थल भाग में दो भागों में बांटा गया है। एक महाद्वीपीय वाला पार्ट और दूसरा महासागर वाला पार्ट। जो महासागर है, 70% जो महासागर है स्थल पे, वह उसका जो जल होता है लवण होता है। लवण कहने का अर्थात है इनमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। और जो नदियों से हमारा जल आता है, नदियों पर है और पर्वतों पे जो हिम के रूप में है, इनमें लवण की मात्रा नहीं पाई जाती है। इनको हम बोलते हैं अलवण जल। ठीक है, और इनका स्रोत क्या क्या हो सकता है अलवण जल का? तो नदी हो सकती है, ताल हो सकता है और हिमनद हो सकता है, इस प्रकार से कुछ। तो जो हम नमक खाते हैं, वाइट नमक जो होता है, तो यह जो है समुद्रों से जो जल वाष्पित होता है, तो यहाँ पे तलछटी में जो है नमक जो है इकट्ठा हो जाता है। इन्हीं को लोग नमक को इकट्ठा करते हैं और फैक्ट्रियों में लेके जाते हैं, साफ़ सफाई करके उसमें आयोडीन मिला के, फिर उसके बाद इसको मार्केट में बेचा जाता है। यहीं से बढ़ता है नमक। बाकी जो आपको काला नमक दिखाया देखे होंगे, वह ये चट्टानों से निर्मित होता है, उनमें से खोद के निकाला जाता है काला नमक। इसके बाद एक मैप दिया है, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नदियों एवं झीलों के बारे में बताया है, महासागर को दर्शाया है। इसको हम देखते हैं तो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा यहाँ प्रशांत महासागर है, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद यहाँ पे हिंद महासागर दिख रहा होगा।
और यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर दिख रहा होगा। यहाँ पे दक्षिणी महासागर दिख रहा होगा। यहाँ पे आर्कटिक सागर दिख रहा है आपको सबसे ऊपर। और इसके बाद यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे भी प्रशांत महासागर, अगर हम इन दोनों को पार्ट को जोड़ दे तो ये प्रशांत महासागर एक ही पास में ही आ जाएगा। यह मैप को अलग अलग किया गया है, इसलिए यहाँ दोनों तरफ प्रशांत महासागर दिख रहा है। प्रशांत महासागर दो नहीं बल्कि एक ही है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ सागर हैं। इन सब का जो हम लोकेशन आपको दिखा रहे हैं, इन लोकेशन को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि यह सागर कहाँ पे स्थित है, यह महासागर कहाँ पे स्थित है, और किन किन के बीच यह सागर स्थित है, और किस महाद्वीप में यह स्थित है, यह लेक कहाँ पे स्थित है। इस प्रकार से यह प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम इस मैप को अच्छे से आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूर्वी चीन है, जो कि कर्क रेखा के ऊपर आपको दिख रहा है। यहाँ पे यह पूर्वी चीन है, और यह चीन वाला पार्ट है, यह मंगोलिया है। यहाँ पे जापान है, तो यहाँ पे जापान, यहाँ पे पीला सागर भी है। यहाँ पे पीला सागर है। यहाँ पे कोरल सागर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे डार्लिंग नदी है, कहाँ पे, ये तो ऑस्ट्रेलिया में है। और ये वाला ऑस्ट्रेलिया वाला जो महाद्वीप हो गया। यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी जो कि भारत के पूर्व में स्थित है, और पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। आपको बीच में दिख रहा होगा यहाँ पे यह लाल सागर है। और यह जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, नील नदी, यह है सो कि यह भूमध्य सागर में गिरती है। यह भूमध्य सागर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहीं पे अपना जो जल है विसर्जित करती है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काला सागर है, यहाँ पे कैस्पियन सागर है, और यहाँ पे दानुबी नदी है, और यहाँ पे विक्टोरिया झील है। यहाँ पे कांगो नदी है। यह अफ्रीका वाला जो हमारा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे नाइजर नदी होकर गुजरती है। और इसके बाद यहाँ पे ऑरेंज नदी है। और यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद दक्षिण अमेरिका में हम चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है, जो कि 11 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ पे कैरेबियन सागर है, और यहाँ पे देखिए मिसिसिपी नदी है अमेरिका की। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रियो ग्रांडे रिवर, जो कि मैक्सिको और जो अमेरिका है इसको विभाजित करती है। इसकी सीमा रेखा को विभाजित करती है कौन सी नदी, रियो ग्रांडे रिवर। यहाँ पे साल्ट लेक सिटी है, यह उत्तर अमेरिका है। यहाँ पे दिख रहा होगा विनिपेग झील। यहाँ पे सुप्रिया झील है, जो कि मीठे पानी की झील है। यूरान झील है, यहाँ पे ग्रेट बियर झील है, और ग्रेट स्लेव झील है। यह हिमनदों के कारण ही बनती है। जब कल हमने आपको बताया था, जब जो हिमनद होते हैं जो पीछे की तरह जब खिसकते हैं तो वह छोटे छोटे गड्ढे कर देते हैं। यहाँ पे गड्ढों का निर्माण कर देते हैं। जब पिघलता है जो ग्लेशियर हमारा, तो ग्लेशियर जब पिघलता है तो वह जल के रूप में जब नीचे की तरफ आता है, तो जो यह गड्ढे होते हैं इनमें जल भर जाता है। इसी से यह जो हिमनद झील का निर्माण होता है। यहाँ पे इसी कारण यह झीलों का निर्माण होता है। और इसके बाद सबसे लास्ट में दिख रहा होगा अंटार्कटिका है, और यहाँ पे हमने तो सब कुछ डिस्कस ही कर दिया है। उसके बाद आगे चलते हैं। वर्तमान में आपको देखने को मिलता है जो जल है, जल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे कि सिंचाई हुआ, एग्रीकल्चर में हम करते हैं, और दैनिक क्रियाओं में हम करते हैं, और बाकी हर जगह इसका उपयोग करते हैं। जल तो हमारे दैनिक जीवन में हर जगह उपयोग होता है। अगर जल ही ना रहे तो हमारे आधे से ज़्यादा हम क्या करें, मतलब कि 100% जो भी क्रियाएँ हैं वह बंध जाएगी, मतलब रुक जाएंगी। तो जल का, लेकिन हम इतना इसका उपयोग करते हैं जल का, और यह जल की उपस्थिति क्या है हमारे धरती पे, इसको हमें समझना ज़रूरी होगा। क्योंकि जल का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो यह भी हमें जानना आवश्यक है कि हमारी धरती पे जल है कितना। अगर जल है भी तो उसका उपयोग हम कितना करते हैं, और वह कितना है परसेंटेज, उसका हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है जल का वितरण। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो हमारी धरती पे जल है वह 100% अगर मान के चलते हैं तो 70% जो है जल है वह महासागरों में स्थित है। कहाँ पे, महासागरों में। जो 30% हुआ यह जल, यह धरती पर स्थित है। धरती पे तो दोनों स्थित है। यह जो 30% है इसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं महासागरों को अगर हम हटा दें, सागरों को हटा दें, तो बाकी जो शेष जल बचा यह उपस्थित है यह हमारे धरती पर। और ये जो महासागरों में है और सागरों में जो है वह 70% जो है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और जो यह जल होता है समुद्र में पाया जाता है, इनको हम
इनकी लवणता जो होती है को 1000 ग्राम जल में मौजूद जो नमक की मात्रा होती है, मान लेते हैं कि ये जो महासागर में लवणता होती है, ये 1000 ग्राम में जो जल होता है मौजूद इनकी जो नमक की मात्रा है, इस प्रकार हम इसको नापते हैं या फिर मापते हैं। जो महासागर की औसत लवणता होती है 35 भाग प्रति 1000। इसको प्रति 1000 कुछ इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। कुछ यहाँ पे देखिए डबल जीरो, जो जीरो इसको नहीं बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार जैसे परसेंटेज होता है ना, ऊपर एक ज़ीरो की तरह, एक नीचे जीरो की तरह, लेकिन जो प्रति 1000 कुछ इस प्रकार होता है, 2 जीरो यहाँ पे नीचे की तरह बनते हैं। जीरो नहीं होता, बेसिकली एक पॉइंट की तरह हम दर्शाते हैं। तो यहाँ से इसको इस तरह से दर्शाते हैं प्रति 1000 ग्राम के रूप में। उसके बाद जो हमने तो ये पॉइंट बता दिया, जो हम देखते हैं कि जो जल का वितरण है यहाँ पे क्या बताया गया है इसके बारे में। बोला कि पृथ्वी की जो सतह पे 3/4 भाग जल से ढका है। मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है और ये 4 भागों में इसको हम बांट देते हैं, तो ये तो जो 3 भाग है, ये वाला पार्ट, ये जो है जल से भरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। बाकी इतना ही छोटा सा भाग जो है स्थल भाग है हमारी पृथ्वी का। और ये यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी क्यों होती है, इनका सामना क्यों करना पड़ता है। आप कभी ऐसा सोचे हैं कि जहाँ देखो वहाँ पे जल की मौजूदगी होती है, महासागर में इतना ढेर सारा जल है, फिर भी अनेक देशों में जल की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा महासागर है वहाँ पे उनमें बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है। नमक पाए जाने के कारण इसका कोई यूज़ नहीं है, ना ही हम पीने में इसका उपयोग कर सकते हैं, ना ही सिंचाई में कर सकते हैं। अगर सिंचाई में किए तो हमारी जो हमारी कृषि है, जो फसल है, वह बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साल्ट जो है उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, जो कि हमारी कृषि या फसल के लिए अनुकूल नहीं पाई जाएगी। इस कारण इसका उपयोग वहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो ऐसा हमें समझना होगा कि जल की कमी क्यों है। तो इसका डाटा हम देख लेते हैं कि किस प्रकार हमारे पृथ्वी पर जल उपस्थित है, इनमें क्या अंतर है। तो देखिए, मान लेते जो हमारी धरती पे संपूर्ण जो जल है, मान लेते 100% है। 100% में 97.3% जो है वह महासागर में स्थित है। जो जल है 97.3% वह महासागर में है। जो बर्फ़ छत्रक दिया है, यानी कि जो पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी हुई है, वहाँ पे 0.2 यहाँ पर % जो है वह जो है हिमनदों पर स्थित है वह जल। और भूमिगत जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो ज़मीन के नीचे जल है, वह 0.0068%, 0.68% जो है यह क्या है, यह हमारे ज़मीन के नीचे पाया जाता है इतना। और झीलों का जो अलवण जल है, जो झीलों में जल पाया जाता है, वह 0.009% जो है यह झीलों में पाया जाता है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें कहने का आशय है, इनमें भी लवण की मात्रा पाई जाती है। तो इनमें 0.009% जो है इनका भाग है, इतने में पाया जाता है। जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो जलवाष्प के रूप में है, तो जो इकट्ठी हुई हैं वो क्या है, 0.0019% इतना है। जो हमारी नदियाँ बह रही हैं, आपको देखने को मिलेगी भारत में कितनी ढेर सारी नदियाँ हैं। उत्तरी भारत में कितनी ढेर सारी नदियाँ, गंगा बह रही है, इतनी लंबी नदी, उसकी कितनी सहायक नदी है। लेकिन अगर हम देखते हैं वास्तव में इनका डाटा, तो इनमें जो जल प्रेजेंट है 0.001% है केवल। 100% का यहाँ पे 0.001% है केवल। यहाँ कहाँ पे? नदियों में, जिसका उपयोग मानव अपनी ज़रूरतों के लिए कर रहा है, सिंचाई के लिए कर रहा है, उसी का वही जल, उन्हीं में जो जल है उनका नुकसान भी करता है, आवश्यकता से अधिक पानी को गिराता भी है। तो क्या होगा, यह आपको डाटा देखने से समझ में आ रहा होगा कि जल की तबाही कितनी ज़्यादा अधिक है, फिर भी मानव इसको नहीं समझ रहा है। आपको बता दूं कि अभी जल्द की न्यूज़ है, लगभग जून या मई या जुलाई की बात है। जो हमारा आपको देखने को मिलेगा, जो अफ्रीका वाला रीजन है, यह जो महाद्वीप है अफ्रीका वाला, नीचे दो जो कंट्री मिलेंगी आपको, एक बोत्सवाना और एक नामीबिया। दो कंट्री हैं। कौन कौन से? यहाँ पे मान लेते हैं हमारा अफ्रीका वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नामीबिया, ठीक है।
और यहाँ पे देखने को मिलेगा बोत्सवाना। ये 2 कंट्री ऐसे हैं कि यहाँ पे ला नीना और एल नीनो के कारण यहाँ पे भारी सूखापन हुआ। सूखे की स्थिति इतनी आ गई कि यहाँ पे लोग भूख से मरने लगे। यहाँ पे सूखा इतना पड़ने लगा न कि फसल भी यहाँ पे उपज नहीं पाई, और यहाँ पे जो पानी की मात्रा इतनी कम हो गई कि वहाँ पे लोगों के पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। और यहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, कहाँ की, नामीबिया और बोत्सवाना की, यहाँ की जो गवर्नमेंट है यह वहाँ उन लोगों को मतलब अपने देश के निवासियों को यह ऑर्डर दे दी कि यहाँ के लोग जो हैं इनको जो भूखों से मर रहे हैं 700 प्लस यानी कि 750 जानवरों को काटने के लिए, जिनमें कि हाथी, जेब्रा और घोड़े, इन सब को काट कर लोगों में वितरित किया जाए। लोगों का कहने का अर्थात है जो उनके देश की जनता है उनमें वितरित किया जाए ताकि वे अपनी भूख को मिटा सके, अपना जीवन यापन कर सके इन जानवरों को मांस खाकर। क्योंकि वहाँ पे जल उपस्थित नहीं है। जल उपस्थित नहीं होने के कारण वहाँ पे कोई फसल नहीं उपज रही है, तो क्या करने पड़ेगा, इनको यही काटने का आदेश दे दिया। और यहाँ पे वह सरकार यह भी बोले कि आप कुछ दिन तक ना नहाएं, एक ही कपड़े में अपना जीवन गुजारें। यह उनके लिए, अगर उनको जीना है तो। इतनी तबाही हुई क्यों हुई, एक जल के कारण, जल की बूंद के कारण। तो आप इनकी महत्ता को समझिए और अपने जीवन में जो भी जल को खर्च कर रहे हैं, और वहाँ पे जो जल जहाँ पे हमें जितनी आवश्यकता है उतने को ही खर्च करें, बाकी जल को बचाने का प्रयास करें। अगर 1 लोग बचाते हैं तो 1 से 2, 2 से 4, और इसी कारण कुछ तो कुछ जल बचेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया है, बोल रहा है कि इजराइल के मृत सागर में, मृत सागर कहाँ पे स्थित है, इजराइल में स्थित है। आप लोकेशन मैप में देख लीजिएगा। दिया है कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। यह जो महासागर है 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता यहाँ पे पाई जाती है। मतलब 1 लीटर में 340 ग्राम लवण पाया जाता है, यानी कि नमक पाया जाता है। इन तैराक इनमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इनमें सघन पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है जो कि महासागर को समझाने के लिए बताया कि इनमें महासागर में कितने नमक पाए जाते हैं, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बोला कि जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। यह तो बच्चा जानता है कि जल कितना आवश्यक है, कि प्यासे होने के कारण जल ही है जो कि हमारी प्यास बुझा सकती। जल को छोड़ के कोई भी ऐसा तरल पदार्थ नहीं है या फिर कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो कि हमारी प्यास को बुझा सकता है। इसलिए जल को बचाने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो बहुमूल्य संसाधन है इसको बर्बाद ना किया जाए। उसके बाद यहाँ पे कुछ न्यूज़ की कटिंग लगाई गई है जो कि यहाँ पे जल का जो कमी है वहाँ पे इसको दिखाया गया है, जो कि न्यूज़ में आया था। उसके बाद आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह पूछा गया है। फिर जल संरक्षण की कुछ विधियाँ हैं, अपने घर में या स्कूल में इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि किस प्रकार जल को संरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद आता है महासागरीय परिसंचरण। जो महासागर होता है, महासागर अशांत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इनमें हमेशा गतियाँ होती रहती हैं। इनकी जो जल हैं इनमें गतियाँ होती रहती हैं। यह गतियाँ कुछ तरंग के माध्यम से, ज्वार भाटा के माध्यम से जो इनमें धाराएं चलती हैं। धाराएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। एक गर्म धाराएं होती हैं, एक ठंडी धाराएं होती हैं। ये जब धाराएं चलती हैं, ज्वार भाटा आता है, तरंगे उठती हैं, तो इनका जो जल होता है वह गतिशील होता है, यानी कि गतियाँ करते रहते हैं। अब कभी कभी आप देखे होंगे कि आप अगर समुद्र के किनारे जाके खड़े होते हैं, इनकी जो तल वाले क्षेत्र पे, जो स्थल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आके खड़े होते हैं। मान लीजिए कि कभी आपने देखा होगा कि जल पीछे की तरफ खिसक रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्यटक, कुछ लोगों की कहानियाँ बता रहे हैं ऐसे, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब जल पीछे की तरफ खिसक रहा है तो वे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे जो जल है पीछे की तरफ खिसकता जा रहा है, और जो पर्यटक होते हैं आगे की तरफ यह भी खिसकते जाते हैं। और यह जो खिसकते हैं जो जल, फिर उसके बाद यह आगे चल के, फिर उसके बाद जल जो है ऊपर उठता है। ऊपर आने के कारण एक भारी तबाही मचाता है। और यह जो धाराएं हैं सुनामी का रूप धारण कर लेती हैं। किसका रूप धारण कर लेती हैं? सुनामी का। और जो ये दर्शक थे जिनको देखने में यहाँ पे मौज मिल रही थी,
अच्छा लग रहा था वह उनका काल बन जाता और यह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनका अंतिम लीला यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो आप लोग गलती यह मत कीजिएगा, जब भी समुद्री जल पीछे की तरफ खिसके तो यह संकेत यह देता है कि वहाँ पे जो जल हैं वह ऊपर उठने वाले हैं, वहाँ पे सुनामी आने वाली है। इस कारण आप आगे ना जाकर वहाँ से दूरी बनाएं, वहाँ से दूर हटें, क्योंकि वहाँ पे खतरा एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए आपको जब भी आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपके सेफ्टी के लिए उपयोगी होगा। उसके बाद एक फैक्ट दिया है, बोला कि 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जल के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग जल की महत्ता को समझें और उनको संरक्षण करने के लिए उनको संरक्षित करने के लिए उनके बारे में विचार करें, सोचे समझे, ताकि उनके जल की महत्ता को समझ सके और जल हमारा जो है संरक्षित हो सके। उसके बाद है तरंगे, इनको हम समझते हैं। यह क्या होता है कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, कहाँ पे? समुद्री सतह पे बात की जा रही है, धरती पर नहीं। समुद्री सतह पे जब पवन बहती है तब यह तरंग उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है उतनी ही बड़ी जो तरंगे उत्पन्न होती है, और यह तरंगे जब ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो यह सुनामी का रूप धारण कर लेती हैं, जो कि आसपास के जो कंट्री हैं, जो देश हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद देखिए, और ये तरंगे जो हैं, सुनामी जो हैं, उत्पन्न क्यों होती हैं? इनका मुख्य कारण क्या है? जब जो नीचे मान लेते जो महासागर है, महासागर के ऊपर तो ये जल दिख रहा होगा, लेकिन इसके नीचे भी तो सतह है, यहाँ पे भी तो स्थल है, तब उसी के ऊपर तो ये जो जल है टिका हुआ है। ये जो सतह है बेसाल्ट की बनी होती है, लेकिन जब इनमें जो यह स्थल होता है, स्थल खंड होता है, जो प्लेट होती है, जब इनमें भूकंप आता है, क्या होता है? जब भूकंप आता है और ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जल के नीचे अगर भूस्खलन होता है, वहाँ पे जो महासागरीय जल हैं वह अपने जल जो है अत्यधिक विस्थापित हो जाती है वहाँ से। इसके कारण जो है परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई तक विशाल ज्वारी तरंगे उठती हैं ऊपर की तरफ, जिसको क्या बोलते हैं? सुनामी नाम देते हैं। और यह कभी कभी यहाँ पे अब तक का जो सबसे बड़ी सुनामी आई है, जो 150 मीटर तक का मापा गया था। मान लीजिए आपकी जो लंबाई है 1.5 मीटर या फिर 2 मीटर हो सकती है, या फिर 2.5 मीटर तो हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, 1.5 से 2 मीटर तक हो सकती है। और यहाँ जो सुनामी उठी है 150 मीटर तक की ऊंचाई पे, तो आप इसकी ऊंचाई की कल्पना कर सकते हैं कि कितनी ऊंची उठी रही होगी। यह तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलती है, जो हमारे देश में, यानी कि जो हिंद महासागर, यहाँ पे देखिए 2004 में जो आई थी सुनामी, भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। किसके कारण यह जो सुनामी आई थी? और इसका मुख्य रीजन था इससे जो इसके नीचे है, जो समुद्र के नीचे है, वहाँ पे भूकंप आया था, जिस कारण यह सुनामी, बहुत बड़ी सुनामी आई थी। आज तक का रिकॉर्ड है कि यह सबसे बड़ी सुनामी थी। सुनामी जो है, सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो है, हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। जब यह सुनामी आई तो जो ये वाला पॉइंट था, जो ये स्थान था, स्थल था, वह डूब गया हिंद महासागर में। जो हिंद महासागर का है या फिर अंडमान निकोबार का जो द्वीप है, ये देखने को मिलेगा कि आपको यह नीचे डूबा हुआ है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। पॉइंट कहाँ पे यह है? तो जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, तो वहाँ पे देखेंगे आप मैप में, तो यहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, यह जो है लास्ट में स्थित है, मैप में दर्शाया गया होगा। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया है, जो जिससे कि सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि जो सुनामी होती है जो सुनामी आने पे पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, तो इसका अर्थ यही है। और यहाँ पे जो हमें देखने को मिला, जो 2004 में आई थी सुनामी, इसका पृथ्वी पर तांडव कैसा था इसके बारे में बताया है। तो इसके बारे में हम जाने, ताकि इसको समझ सके सुनामी आती कैसे है, इसका प्रभाव कैसे होता है, और हमें इससे बचना क्यों चाहिए, किस प्रकार अगर सुनामी आ जाती है तो किस प्रकार हमें निर्णय लेना चाहिए, ये सब जानना ज़रूरी है। इसलिए इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो यह सुनामी जो है 26 दिसंबर 2004 में आई थी, जो कि हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे जो भूकंप आया था, इस कारण यह तरंगे जो है उत्पन्न हुई थी, यह सुनामी उत्पन्न हुई थी।
जिसका जो केंद्र है, यानी कि ये कहाँ से उत्पन्न हुई थी, जो सुमात्रा है, इंडोनेशिया के सुमात्रा से इनका उद्गम हुआ था। और जो यह भूकंप आया था, जो अगर 5 से आता है, 5 की तीव्रता से आता है, तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है वहाँ पे गिराने की क्षमता रखता है, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपदा कर सकता है। अगर यही 8 से ज़्यादा आ जाए तो यहाँ पे विनाशकारी तबाही मचा सकता है। लेकिन सोचिए कि यह जो भूकंप आया था वह 9 से आया था, 9 पॉइंट से आया था। सोचिए कि कितना बड़ा भूकंप आया था, और यह इतना जो विनाशकारी तबाही मचाया, ये स्वाभाविक से इतना तबाही मचा सकता है। लेकिन अगर हम इसके बारे में जानकारी रहे, उसके समाधान के लिए हम पहले से सजग रहे, तो ये तबाही इतना नहीं होती जितना कि पहले हुई है। आगे देखिए, जो भारतीय प्लेट है, जो हमारी जो प्लेट है भारत की, वह बर्मा प्लेट, यानी कि जो म्यांमार है, इसको पहले हम बर्मा बोलते थे, तो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। और धंसने के कारण जो ये समुद्र का जो तल है अकस्मात, मतलब अचानक से गति करने लगा, गति उत्पन्न हो गई। इन कारण यहाँ पे भूकंप आया था। भूकंप क्यों आया था? जो भारतीय प्लेट है बर्मा प्लेट के नीचे धंसी थी, इस कारण भूकंप आया था। और जो महासागरीय जल का जो लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया, वहाँ का जो जल था 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण जो निर्मित अंतराल को भरने के लिए जो विशाल मात्रा में जो महासागरीय जल इसी की तरफ बहते हुए आए, जिसके कारण जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के जो समुद्री तट से जो जल हटा था, वह भारतीय प्लेट के बर्मा के प्लेट के नीचे जाने लगा। यानी कि जब भारतीय प्लेट धंसी हुई वहाँ पे, तो जल का अभाव हुआ, तो वहाँ पे फिर से जल यह जाने लगा। अब उसके बाद देखिए, जो सुनामी है लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान की, मतलब जो व्यावसायिक वायुयान होती है जितनी तेज़ चलती है उतनी की स्पीड से यह सुनामी आती है और भारी तबाही मचाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हिंद महासागर के कुछ जो द्वीप थे वह तो डूब गए, लेकिन जो भारतीय सीमा का जो दक्षिणतम बिंदु था वह इंदिरा पॉइंट था, और यह इंदिरा पॉइंट भी आज डूबा हुआ दिख रहा है हमें। और जो सुमात्रा में जो भूकंप आया था, इसका जो अधिकेंद्र था सुमात्रा, वहाँ की सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप जो समूह है एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तरंगों की लंबाई अब फिर कम होते चले गए, और यह धीरे धीरे कम हुई इसकी स्पीड। और फिर उसके बाद यह जो समुद्री जो सुनामी है यह धीरे धीरे समाप्त होती है। लेकिन इस जो सुनामी आया था, इसके कारण लगभग 10,000 से अधिक लोग मर गए, यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 1 लाख से अधिक लोग का जो घर है प्रभावित हुआ, मतलब इससे इफेक्ट हुआ। और जो भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश जो हैं, तमिलनाडु है, केरल है, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह भी बहुत अधिक इससे प्रभावित हुए। और यदि आप जानते होंगे कि भूकंप का जो अनुमान है इसका नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी जो सुनामी जो आती है संकेत देती है, यानी कि 3 घंटे पहले पता चल जाता है कि हाँ सुनामी आने वाली है। और इन्हीं 3 घंटों में जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वह वहाँ के तटीय क्षेत्रों पे जो निवास करते हैं उनको चेतावनी दे देते हैं, उनको संकेत दे देते हैं कि वहाँ से लोग हट जाएं, दूर किसी ऊंचे स्थान पे जाके वहाँ पे हट जाएं और अपना घर है जो पूरा खाली कर दें। जिस कारण जब सुनामी आती है तो दूर जाएं, और जो उस ऊंचे स्थलों पे तो उतना जल्दी नहीं पहुँच सकती, इसलिए वह ऊंचे स्थानों पे जाने की बात करते हैं। उसके बाद देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो अभी पहले हमने बताया ना कि जैसे कि जब विनाशकारी तरंगें उठती है तो वो संकेत देती हैं। जब तट पर ऐसा होता है कि जो लोग ऊंचे स्थानों पे ना जाके जब जो जल पीछे की तरफ खिसकता है, तो वहाँ पे जो उपस्थित लोग होते हैं अचंभित होकर पीछे वहाँ पे जो पीछे की तरफ जो जल खिसक रहा है उसको देखने लगती हैं। और वह जब ये देखने लगते हैं, एकत्र हो जाते हैं, तो फलस्वरूप जो सुनामी की विशाल तरंगें होती है, बड़ी तरंगें होती है, वहाँ पे लोगों की मृत्यु का कारण बन जाती है, उनको अपनी चपेट में ले लेती है। उसके बाद आता है ज्वार भाटा। इसके कारण भी जो महासागरीय जल हैं वो गतिशील होते हैं। तो ज्वार भाटा क्या होता है? दिन में 2 बार आता है, इनका फिक्स है कि दिन में 2 बार आते हैं। जब जल जो है, समुद्री जो जल है ऊपर की तरफ उठता है तो उसको बोलते हैं ज्वार, जब नीचे की तरफ जब गिरता है तो उसको बोलते हैं भाटा।
यह दिन में 2 बार आता है। जब ऊपर की तरफ उठता है तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वार। जब नीचे की तरफ आता है और पीछे की तरफ खिसकता है तो उसको बोलते हैं भाटा। यही अंतर है। उसके बाद आता है भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है। यहाँ पे देखिए फिगर यहाँ पे दिया है। उसके बाद दिया है यहाँ पे सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण। जो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो पृथ्वी की जो सतह है यहाँ पे ज्वार भाटे आते हैं। इन्हीं के कारण जब पृथ्वी के जो जल होता है चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण जो बल होते हैं उनको आकर्षित कर लेते हैं, जिसके कारण वहाँ पे उच्च ज्वार आते हैं। और जो पूर्णिमा एवं अमावस्या जब होती है तो इनके दिनों में जो सूर्य एवं चंद्रमा का और जो पृथ्वी होती है तीनों एक सीध में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों एक सीध में आ गए। सीध में आने के कारण इस समय जो सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, इस ज्वार को कहते हैं बृहद ज्वार। लेकिन जब जो चाँद होता है अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चंद्र एवं यानी कि चंद्रमा एवं जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह विपरीत बल लगता है, विपरीत दिशाओं में बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, महासागरीय जल पे पड़ता है इसका बल। कौन सा, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह महासागरीय जल पे पड़ता है। परिणाम स्वरूप जो निम्न ज्वार आते हैं, ऐसे ज्वार को हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए उच्च ज्वार क्या होता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, मतलब इसके लाभ बताया है। यह जो जल स्तर होता है तट की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। यह जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। कौन, यह जो उच्च ज्वार आता है। और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करता है। उच्च ज्वार के द्वारा अनेक मछलियां तट के निकट आ देती हैं। जब उच्च ज्वार उठता है तो यह अपने साथ जो नीचे के वाले पोर्शन की जो भाग नीचे उपस्थित है, मछली हुआ, पादप पे, वहाँ पे जो जली पादप हुए, इनको भी तो अपने साथ लेके जाएगा। जब यह ऊपर की तरफ उठेगा ना तो इनको अपने साथ लेके जाएगा और किनारे पे ले जाके ऐसे नीचे की तरफ गिरा देगा। क्योंकि जब भाटा आएगा तो यह जल तो नीचे आएगा ना और पीछे की तरफ खिसकेगा, तो यह भी इनके साथ आते हैं, मछली भी और पादप भी। तो जो मछुआरे होते हैं इनको आसानी हो जाती है, अच्छे से प्राप्त हो जाता है बिना किसी मेहनत के। तो इस प्रकार उनको लाभ होता है। उसके बाद आता है महासागरीय धाराएं। यह क्या होती हैं, तो महासागरीय जो धाराएं हैं 2 प्रकार की होती है। लेकिन इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं महासागरीय धाराएं होती क्या हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं। तो ये जो महासागरीय धाराएं होती हैं यह निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। मतलब कि ये जो धाराएं होती हैं नियमित रूप से गति करती रहती हैं और एक ही दिशा में गति करती है। मतलब कि जिस दिशा में गति कर रही हैं उसी दिशा में गति करती रहती हैं, ये अपनी दिशा चेंज नहीं करती हैं। उसके बाद आता है कि जो महासागरीय धाराएं हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं गर्म, दूसरी होती है ठंडी। और जो गर्म धाराएं होती हैं, गर्म धाराएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या फिर निम्न अक्षांशों पे उत्पत्ति होती है इनकी। जैसे कि निम्न अक्षांश कहाँ पे होगा, तो भूमध्य सागर पे निम्न अक्षांश होगा। यहाँ से गर्म धाराएं उत्पत्ति होती है और यह धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ चलती जाती हैं, यानी कि ठंडे क्षेत्रों की तरफ जाती हैं। और इसके अलावा जो ठंडी धाराएं होती हैं वह ठंडी धाराएं जो होती हैं वह ध्रुवों पे उत्पन्न होती हैं। जो ध्रुव पे, यह आपकी पृथ्वी दिख रही होगी, यहाँ पे ध्रुव है दोनों साइड, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और यह धीरे धीरे यह ठंडी होती है। तो ये जब धीरे धीरे क्या करती हैं, यह गर्म वाले क्षेत्रों की तरफ विस्थापित होती है, यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ विस्थापित होती हैं। और ये जो दोनों धाराएं होती हैं जहाँ पे मिलती हैं, जैसे कि यह मान लेते हैं ठंडी धाराएं हैं और ये 2 गर्म धाराएं, जब जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे एक ऐसी मतलब कि एक सर्वोत्तम स्थलीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जहाँ पे जो मछली जो है उनमें यहाँ पे मछली का निवास ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे उनके भोजन की प्राप्त होती है और यहाँ पे उनके अनुकूल जीवन, मतलब जो मछली होती है उनके जीवन के लिए अनुकूल दशाएं प्राप्त हो जाती हैं, यहाँ से उनको भोजन की प्राप्त होती है। और उसके बाद जो आप जहाँ भी देखेंगे कि जहाँ पे भी ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पे मछली ज़्यादा पाई जाती है। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के पास आगे वाले क्षेत्र में लेब्राडोर की जो ठंडी जलधाराएँ होती हैं और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधाराएँ होती हैं जो आपस में आके मिलती हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली पाए जाने की मात्रा मिल जाती है। और इसके बाद जापान में भी देख सकते हैं आप, वहाँ पे भी मछली की
उत्पादकता अधिक पाई जाती है, वहाँ पे जो मछुआरे होते हैं वहाँ पे इनको बेनिफिट अधिक मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए फिगर में हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए कि यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से देखिए यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं हैं, ऐसे ऊपर की तरफ उठी और ये ठंडी जलधारा की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ गई। यहाँ पे देखिए ये ठंडी जलधाराएं हैं, लेकिन यह क्या कर रही हैं, ये नीचे की तरफ आ रही हैं, यानी कि जो विषुवत रेखा की तरफ आ रही हैं। और यहीं पे जो है, यहीं पर जो ठंडे और गर्म जलधाराएं मिले तो यहाँ पे मछली जो है क्या बोल दिया, यहाँ पे जो मछली है यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये वाला पार्ट, यहाँ पे ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं मिल रही हैं तो यहाँ पे भी मछली ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जापान वाला भाग है, कोरीसियो जलधारा है और ओयासियो जलधारा है। तो यहाँ पे जब मिलता है, यहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब मिलती है तो यहाँ पे भी मछलियों के लिए अनुकूल दशाएं हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार की जलधाराएं उत्पन्न हुई हैं। तो इसको आप लोग, ये जो मैप है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, जहाँ पे गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पे कुहरे वाला मौसम बनता है। इसके परिणाम स्वरूप जो नौ संचालन है वहाँ पे बाधा उत्पन्न होती है। और यही जो कुहरा वाला, यही जो ठंडी जलधाराएं गर्म जलधाराएं जहाँ पे मिलती हैं, यह जो महासागरीय के पश्चिमी भाग पे अगर उत्पन्न होती हैं तो यह जो रेगिस्तान बनने में एक सहायक होती हैं। यह कैसे होता है हम आगे रेगिस्तान वाले चैप्टर में इसको अच्छे से आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे बस इतना ही। आगे के यहाँ पे अभ्यास का क्वेश्चन दिया है तो हम देख लेते हैं। दिया कि वर्षण क्या होता है, जल चक्र क्या है, हमने आपको अच्छे से समझाया, आप समझ सकते हैं। फिर लहरों की ऊंचाई प्रभावित कैसे होती है, कौन से कारक होते हैं। फिर बोल रहा है कि महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, यह आपको बताना है। फिर बोल रहा है ज्वार भाटा क्या है और यह कैसे उत्पन्न होता है, यह बताना है। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, यह भी आपको बताना है। फिर कारण पूछा है, कारण बताइए क्या होता है कि समुद्री जल जो नमकीन होता है ऐसा क्यों होता है, यह बताना है। फिर जल के गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है, यह आपको बताना है। उसके बाद कुछ मल्टीपल क्वेश्चन दिया है। तो वह प्रक्रम जिसमें जो जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्र चलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, महासागरीय कहते हैं। वायुमंडल की बात कर रहे हैं ना, तो क्या महासागर में वायुमंडल का यहाँ पे कोई रोल है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ज्वार भाटा है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल का कोई रोल ही नहीं है। जल चक्र है, जी बिल्कुल यही है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद समांतर गर्म महासागरीय जलधाराएं हैं वह कहाँ पे उत्पन्न होती हैं, तो यह भूमध्य रेखा पे उत्पन्न होती हैं, इसके निकट आसपास एरिया में उत्पन्न होती हैं। फिर दिन में 2 बार निम्न में से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, तो ज्वार भाटा कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे मिलान दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।